Dear students, the topic of today's lecture is methods to produce induced EMF. In the last lecture, we have discussed EMI and Lenge's law. So, first of all, to clarify those topics further, I want to discuss some multiple choice questions based on EMI and Lenge's law. जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे. सो लेट अस डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ऑप्शंस आर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर, हेनरी, एच रिप्रेजेंट हेनरी हेयर, डी इज एम्पियर पर मीटर. आंसर इज ऑब्वियसली वेबर, वीबी. नेक्स्ट वन. In a circuit, induced EMF increases if, first one, the magnetic flux linked is more. Number B, the rate of change of magnetic flux increases. C, there is no change in magnetic flux. And D, none of these. अब आप सोचिए कि आंसर क्या होना चाहिए. हमने फेराडेज एक्सपेरिमेंट में, फेराडेज सेकंड लॉ में बताया था, डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा कब होगा? जब रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. सो आंसर इज ऑब्वियसली बी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस. नेक्स्ट वन. लेंजेस लॉ इज कंसिक्वेंसेज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. आई थिंक आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन आंसर, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि लेंजेस लॉ कौन से कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को. सो आंसर इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी. नाउ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड. दिस लॉ इज नेम्ड एज, अब इसका मुझे नहीं बताना चाहिए, यू कैन इजीली टेल लेंजेस लॉ. इट इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंजेस लॉ. नेक्स्ट वन. ए कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड ए बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग विद इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग. इफ ए इज एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट. आप फिगर के अंदर देखेंगे, जो फिगर आपको शो की गई है कि इसके अंदर एक लूप दिखाया गया है. जैसे मैं कहूं कि भाई ये लूप ऐसा है और पेन इज रिप्रेजेंटिंग ए मैग्नेट. इफ वी अलाउ दिस मैग्नेट टू फॉल थ्रू दिस रिंग, तो हम चाहते हैं ए जो एक्सेलरेशन है इसकी वो कितनी होगी. अब आप ऑप्शन को देखिए, क्या एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी? z इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आपको पता है स्मॉल g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा होगी? c इज, क्या वो कम होगी? और d नन ऑफ दीज. तो अब आप देखिए कि जब मैं इस मैग्नेट को इसके अंदर से डाल रहा हूं तो क्या उम्मीद करेंगे? नॉर्थ पोल उसकी तरफ मूव कर रहा है, सर्किट पूरा है, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. और क्या किस डायरेक्शन में? वो उसको अपोज करेगा. यानी नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो अपर फेस के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा ताकि वो नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर सके. और जब वो नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करेगा तभी तो फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट को अपोज करेगा. और जब वो रिपेल कर रहा है तो एक्सेलरेशन बिकम लेस देन g. तो आंसर इज लेस देन g. अब यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और आती है कि क्या होगा अगर ये लूप इनकम्प्लीट हो. जैसे पहले केस में आप देखेंगे कि ये लूप कंप्लीट था. दूसरे केस में देखिए, अगर ये लूप इस तरह से हो, ये कंप्लीट ना हो और फिर उसी मैग्नेट को उसके अंदर से डाला जाए, तब आंसर क्या होना चाहिए? तब एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? क्या वो g के बराबर होगी? क्या ग्रेटर देन g होगी? लेस देन g होगी? या नन ऑफ दीज होगी? इन दिस केस द आंसर विल बी इक्वल टू g. a इज इक्वल टू g. अब आप कहेंगे जी क्यों?
क्या इस बार इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुआ? हुआ। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस जरूर होगा जब मैग्नेट मूव कर रही है उसकी तरफ, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जरूर प्रोड्यूस होगा। लेकिन चूंकि सर्किट इनकम्प्लीट है तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं हो सकता। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस जब नहीं हुआ तो वो नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर नहीं कर सकता, और जब नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर नहीं कर सकता इसका मतलब फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट को अपोज नहीं कर सकता, और जब अपोज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन उसकी g के बराबर होगी। इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। Now next question is, whenever magnetic line of force linked with a coil changes, EMF is produced in it. This is referred to as, आप ये सभी बता सकते हैं कि कौन सा लॉ है कि जो ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी सर्किट के अंदर से यानी कि मैग्नेटिक लाइन जो बदल रही हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। आंसर इज ऑब्वियसली फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। तो आंसर इज फैराडे लॉ। अगली फिगर के अंदर आप देखेंगे कि एक कॉपर रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग, जैसा देख रहा है कि ऊपर से एक इंसुलेटिंग वायर से एक कॉपर रिंग जो है इट इज सस्पेंडेड इन वर्टिकल प्लेन, और एक मैग्नेट जो हमने ले रखी है NS जो फिगर के अंदर आप देख रहे हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए मैग्नेट। अगर हम उस मैग्नेट को उस लूप की तरफ लाएं, if magnet is moved towards the loop, तो what will you expect? क्या expect करेंगे? Options are A, ring will be attracted towards the magnet, क्या उसकी तरफ मूव करेगा? Second one, ring will be repelled away. Third one, ring will make the simple harmonic motion, क्या जो रिंग है क्या वो ऐसे हिलने लग जाएगा? एंड डी, नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द रिंग, क्या वो रिंग अपनी पोजीशन में ही रहेगा यानी कि हिलेगा ही नहीं? तो आप सोचिए कि आंसर क्या होना चाहिए। तो आंसर होगा कि जब आप नॉर्थ पोल को नजदीक ले जाते हैं तो इस रिंग के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और कैसे डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में, ताकि वो क्या कर सके? नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर सके, ताकि जो इनवर्ड मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल है उसको अपोज करे। तो ये क्या करेगा कि जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ये क्या एक्वायर करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा, और नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करके जो इनवर्ड मोशन ऑफ नॉर्थ पोल है वो उस रिंग को कैसे कर देगा? रिपेल्ड अवे। तो दीज वर सम ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन EMI एंड लेंज़ेस लॉ। अब हम चाहते हैं टू डिस्कस मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF, कि मेथड्स, कितने मेथड हैं जिनसे हम इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जी आपको पहले ही बताया हुआ वेरी सिंपल थिंग कि जी इंड्यूस्ड EMF कब प्रोड्यूस होगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, चाहे घटे या बढ़े। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही कारण है कि जो सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF है जो चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में। अब जी मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है BA cos थीटा। अब मैं फाई बदलना चाहता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना चाहता हूं। अगर मैं B बदल दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल दूं, क्या हो जाएगा? फ्लक्स बदल जाएगा, और फ्लक्स बदल गया तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा फ्रॉम द फार्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। दूसरा, अगर मैं A बदल दूं, A क्या है? एरिया ऑफ द लूप और सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई जितना उसका सर्किट का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है वो घटा दूं या बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा? फाई, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बदल गया, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? थीटा, अगर मैं थीटा बदल दूं, व्हाट थीटा इज रिप्रेजेंटिंग? थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर।
और इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं कहूं कि ये हमारी कॉइल है, कोई लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर मैं इस कॉइल को घुमाऊंगा, लूप को घुमा दूं, कॉइल को घुमा दूं, तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड में और इस एरिया वेक्टर के अंदर जो एंगल था वो बदलेगा, यानी थीटा बदला। जब थीटा बदलेगा तो फाई बदलेगा, फाई बदलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यानी व्हाट वी कंक्लूडेड कि जी एक्चुअली तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बदल सकता है? नंबर 1 बाई चेंजिंग बी, नंबर 2 बाई चेंजिंग एरिया वेक्टर, नंबर 3 थीटा, रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। Let us discuss these points one by one. First of all, by changing magnitude of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को भी हम दो तरीकों से बदल सकते हैं। कैसा? जैसा आप फिगर में देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ए कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स whose ends are connected through galvanometer, a magnet NS is moved towards the coil. अब जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो वास्तव में होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ही बदलता है, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेट के नज़दीक जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, जब दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसका घट जाता है। तो जैसे हमने ये कॉइल ली और ये हमने मैग्नेट जब मैं इसके नज़दीक ला रहा हूँ तो इस कॉइल की पोजीशन के अंदर उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। जब मैं दूर ले जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा यानी चेंज होगा, फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा यानी चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली वी आर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग द मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू कॉइल। नेक्स्ट वन, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट में यही बात डिस्कस की थी कि फिगर क्या शो कर रही है कि एक कॉइल 1 कैरिंग ए सेल इन द सर्किट एंड ए टैपिंग की, और उसी कोर के ऊपर अनदर कॉइल इज कनेक्टेड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। फिर हमने डिस्कस क्या किया था कि जब टैपिंग की को ऑन करते हैं क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। टैपिंग की को थोड़ी देर रह जाती है कनेक्ट हुए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जब टैपिंग की को रिलीज करते हैं डिफ्लेक्शन आती है लेकिन बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है। इसमें भी हम वही कहे। अब एक्सप्रेशन देखिए कि B इज इक्वल टू म्यू एन आई। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या है, म्यू एन आई। म्यू परमिएबिलिटी, स्मॉल एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज करंट। जैसे हम टैपिंग की को ऑन करते हैं क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते ही फ्लक्स बढ़ जाएगा और जो नेबरिंग कॉइल है उसके अंदर से भी फ्लक्स बढ़ जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो बदल रहे हैं, लेकिन क्या करके, हम चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, वी आर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट। तो ये भी दूसरा मेथड क्या हो गया बी को बदलने का कि भाई कॉइल के अंदर से करंट को बदल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा ना। अब एक न्यूमेरिकल देखिए जी, इसी टॉपिक पर बेस्ड कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को बदल के इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, लुक ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल हैविंग 200 टर्न्स and cross sectional area is 0.16 meter square if magnetic field perpendicular to the plane of coil is changing from 0.1 Weber per meter square, Weber per meter square का मतलब टेस्ला होता है जी, to 0.5 Weber per meter square at a uniform rate over a period of 0.05 second। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है क्या कि कॉइल के अंदर टर्न्स कितनी हैं 200, नंबर ऑफ टर्न n क्या देख सकते हैं 200, एरिया कितना है कॉइल का 0.16 मीटर स्क्वायर। बदल क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक सी रेट से कहां तक 0.1 से 0.5,
यानी कि हम ये कहेंगे कि B1 इनिशियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया B2 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब थीटा इज इक्वल टू 0, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा 0 क्यों लिया? अब पहले भी हमने बताया है कि हमारी कॉइल ऐसे है, ये कॉइल है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के अंदर? 0। इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई? इस साइड में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस साइड में। दोनों में एंगल 0 है। तो आगे भी हम जब डिस्कस करेंगे, जब दे रखा हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, तो यू विल रिमेंबर कि थीटा इज 0 डिग्री। और इस केस में तो हम उसको बदल ही नहीं रहे हैं, यानी कि थीटा हमें हर पोजीशन पे क्या रहेगा? 0। क्या बदल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। तो आप देखिए कि थीटा को क्या लेंगे? 0 डिग्री। तो और कितने टाइम में? dt 0.05 सेकेंड। तो अब हम कहें कि जी शुरू में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड? phi1 NB1A। आप कहें जी कोस कहां गया? क्योंकि कोस 0 है, कोस 0 ही रहेगा, कोस 0 मीन्स 1, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो हम कोस को यूज नहीं करेंगे। N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड A एरिया ऑफ द कॉइल। तो इनिशियल फ्लक्स phi1 इज इक्वल टू NB1A। पुट द वैल्यू, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि phi1 की वैल्यू क्या हो रही है? 200 इंटू 0.1 इंटू 0.16 एंड वी गेट 3.2 वेबर। तो इनिशियल फ्लक्स इज 3.2 वेबर। अब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बदला है? B बदला है। B1 की जगह क्या आ जाएगा? B2 आ जाएगा। तो फाइनल फ्लक्स phi2 क्या हो जाएगा? NB2A। B1 की जगह B2 वैल्यू पुट कर दीजिए और phi2 क्या आ जाएगा? 16 वेबर, एज यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन। तो चेंज क्या हुआ? d फाई, phi2 माइनस phi1, phi2 की वैल्यू है 16 माइनस 3.2, d फाई इज इक्वल टू 12.8 वेबर। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब ये कहें जी कितनी देर में बदला? दिस चेंज टेक प्लेस इन ए time 0.05 second, and from Faraday's second law we can say E is equal to d phi upon dt। अब डोंट बी कंफ्यूज्ड कि माइनस कहाँ गया, नेगेटिव साइन कहाँ गया, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड से कंसर्न्ड हैं, तो E का मोड दिखाया गया है d phi upon dt। we know d phi is 12.8 and dt is 0.05 and we get 1280 divided by 5 and answer is 256 volt. This is the induced EMF. Now, second method to produce induced EMF. कौन सा बताया था आपको? कि पहला मेथड था by changing B. Second one is by changing area of the loop or circuit in magnetic field. फिगर के अंदर तो सेकेंड इज इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि क्या दिखाया गया है? PQRS एक रीजन है और उसके अंदर क्या लगे हुए हैं? डॉट्स। ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, कि जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन से बाहर निकल रही है लाइन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। और क्या देख रहे हैं आप स्क्रीन पे? एक लूप KLMN किसके थ्रू कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर के थ्रू। और आप राइट साइड में देखेंगे कि जो MN जो साइड है उसके साथ एक एरो लगा के V लिखा हुआ है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन? ये शो कर रहा है कि ये लूप V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है। And the length of the side KL or MN is small l as shown on the screen। यानी कि जो हमारा ये लूप है KLMN, ये V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है।
अब पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये डायरेक्शन जो दिखा रखी है ये क्यों दिखा रखी है। तो देखिए कि ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, तो जो ये एरोज हैं, डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की जो इसके अंदर शो की गई है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब ये लूप बाहर आएगा तो इस लूप के अंदर से जो बाहर की तरफ निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड करंट ने अपोज करना है, यानी कि बाहर का मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, अपना फ्लक्स बाहर की तरफ ही प्रोड्यूस करेगा। अब बाहर की तरफ कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, जब ये नॉर्थ पोल हो। नॉर्थ पोल कब एक्वायर कर सकता है, व्हेन इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इंड्यूस्ड करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। और आप फिगर में देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट शोन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड through this one in outward direction is decreasing and induced EMF or current is produced in anti-clockwise direction. अब देखिए, अब आगे देखेंगे तो क्या आया हमारे पास, जब ये लूप बाहर की तरफ मूव करेगा तो एरिया कम हो रहा है। कैसे, मान लेते हैं कि जो ये लूप है ये dt टाइम में कितनी बाहर निकला, स्मॉल डिस्टेंस dx। तो dx की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस dx क्या हो गया, वेलोसिटी v इंटू dt। अब जब लूप बाहर निकल गया तो एरिया कम हो गया, डिक्रीज इन एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, लेंथ l इंटू जितना डिस्टेंस बाहर आया तो माइनस एल डी एक्स। ये डी जो दिखाया गया है ये क्या है, माइनस एल डी एक्स। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि एरिया इज डिक्रीजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एरिया डिक्रीज हो गया, एंगल बदला नहीं है, तो डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, डी फाई बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू डिक्रीज इन एरिया डी ए, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी ए। पुट द वैल्यू ऑफ डी ए, व्हाट वी गेट हेयर इज डी फाई इज इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स। अब डी एक्स की इसके अंदर आप देखें E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई की वैल्यू पुट कर दी, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। Negative signs become positive, and what we get, BL dx upon dt, and dx upon dt, rate of change of position out of magnetic field, it means it is representing velocity. So dx upon dt is equal to velocity, and E become BLV, यानी कि induced EMF क्या हो गया, BLV। अब अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस R हो तो इन EMF BLV है, तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, द I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R एंड वी गेट BLV अपॉन R। दिस इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब जो इसमें ये आया है कि BLV इंड्यूस्ड EMF, इससे क्या पता चला आपको, इससे पता चला कि एरिया का तो कहीं मेंशन ही नहीं है, कि हम तो बात कर रहे थे एरिया के घटने की, लेकिन इसमें एरिया तो आया ही नहीं, इसमें तो लेंथ आ रही है L। किसकी लेंथ, उस साइड की लेंथ जो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी के। यानी कि ये लेंथ थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी और डायरेक्शन मूव किधर कर रहा था, जो KL थी या जो MN डायरेक्शन थी, ये लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये किधर मूव कर रहा था, इस साइड में। तीनों परपेंडिकुलर थे, यानी कि यहां पर कंट्रीब्यूशन किसका है, उस लेंथ का जो परपेंडिकुलर है बोथ किसके, मैग्नेटिक फील्ड के एंड वेलोसिटी के। तो इस बात को हम एक और ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि व्हेन ए कंडक्टर
of length L is moved in a magnetic field B with velocity V, and such that all these components B, L and V are mutually perpendicular to each other, then they produces an EMF BLV. और इसी को हम शो करना चाहते हैं बाई नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशनल EMF। यहां पर फिर फिगर में वही दिखाया गया, यहां पर आप एक कंडक्टर को देख रहे हो, जो PQ जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग ए कंडक्टर और इसकी लेंथ L है जी। अब इस कंडक्टर को हम v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और जो ये एरिया है LMNQ, यहाँ पर जो डॉट्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किधर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखिए कि अगर कोई चार्ज Q एंड पर है तो उस पर जब कंडक्टर मूव कर रहा है तो वो चार्ज जो Q है वो भी मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से, तो उस पर फोर्स क्या लगेगी। वी नो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स में क्या कहा था, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स F इज इक्वल टू Q V B sin 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो F क्या बन गया, QVB, और इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब कैसे ये पॉजिटिव चार्ज मैं मान रहा हूं कि Q चार्ज है, किधर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये होता है कि फर्स्ट फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट, पॉजिटिव चार्ज मूव करा उसकी वेलोसिटी और करंट। अब ये क्या, अब इसको अगर मैं लगाऊं तो थंब क्या बताएगा, फोर्स ऑन दैट चार्ज। आप देख सकते हैं कि ऐसे है कि वेलोसिटी किधर है कंडक्टर की या चार्ज की, इधर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर, फोर्स किधर लगेगी, नीचे की तरफ। यानी कि इस कंडक्टर में देखिए कि फोर्स इस कंडक्टर के अलोंग PQ के अंदर किस एंड की तरफ लगेगी, जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे तो फोर्स ऑन द कंडक्टर इज टुवर्ड्स द एंड Q। F इज इक्वल टू QVB फोर्स है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द एंड कंडक्टर एंड Q है। तो अब हमें पता है कि वर्क डन टू मूव द चार्ज Q फ्रॉम एंड P टू Q, हमें पता है जी वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स QVB, डिस्टेंस L, तो वर्क डन बिकम QVB इनटू L। अब हमें इंड्यूस्ड EMF का भी पता है कि इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला क्या होता है, या EMF का जनरल फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमने क्या कंक्लूजन करना है इससे कि भाई इंड्यूस्ड EMF किसी कंडक्टर के अंदर जिसकी की लेंथ L है, वेलोसिटी V है, मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि इंड्यूस्ड EMF जो प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वैल्यू BLV होगी। लेकिन ध्यान यही रखना है कि ऑल द थ्री क्वांटिटीज B, L और V परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके वो कंपोनेंट काम करेंगे जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन अगर उन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज पैरेलल होंगी तो कोई भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू।